हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएसई सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर फर्स्ट ध्वनि तथा इसके साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत कविता ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक आशावादी व्यक्ति है। वह जीवन के झंझावातों से परेशान न होकर उनको डटकर लड़ने वाला व्यक्ति है। उसके जीवन में अभी अभी वसंत आया है। यह समय उसके जीवन में आनंददायक है। उसका अंत अभी नहीं होने वाला है। वसंत के आगमन से पेड़ों में पत्तियां, नई डालियां, कलियां आदि आ जाती हैं, अर्थात पेड़ का स्वरूप ही नवीन हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में वसंत के आने से कवि का जीवन ही नवीन होना है। कवि वसंत रूपी जीवन में अपने स्वप्निल हाथों से निद्रा से भरी कलियों पर हाथ फेरकर एक नई सुबह का आह्वान करना चाहता है। आगे पद्यांश है। पुष्प पुष्प से तंद्रा अलस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि कहता है कि उसके जीवन में आशा एवं उत्साह का संचार हुआ है। वसंत रूपी उत्साह का वह पुष्प पुष्प में संचार कर देना चाहता है। पुष्प यदि सोए हुए हैं तो उनके आलस्य को छीनकर उनमें आशा रूपी अमृत का संचार कर देगा। जीवन में विकास व प्रगति के जो भी रास्ते हैं, कवि उन पुष्पों को राह दिखाएगा ताकि वे भी कवि के समान ही उनका जीवन महक उठे। वास्तव में ये सारे पुष्प कवि के ही अंश हैं, अतः कवि उन्हें रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देता रहता है। कवि के जीवन वसंत का आगमन हो चुका है, अतः उनका अंत अभी नहीं होगा। अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लेते हैं, जिन्हें हमने कविता के साथ साथ ही देख लिया था। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है शब्द मृदुल, जिसका अर्थ होता है कोमल। नेक्स्ट दे रखा है पात, जिसका अर्थ होता है पत्ता। नेक्स्ट है गात, जिसका अर्थ होता है शरीर। नेक्स्ट वर्ड है निद्रित, जिसका अर्थ होता है सोया हुआ। नेक्स्ट शब्द है प्रत्युष, जिसका अर्थ होता है प्रातःकाल। नेक्स्ट है तंद्रालस, जिसका अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। नेक्स्ट है लालसा, जिसका अर्थ होता है कुछ पाने की चाह या अभिलाषा, इच्छा। अब देखते हैं इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहला पाठ है कविता से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथी के वसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। आइए आंसर देखते हैं।
आंसर है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। तंद्रा का अर्थ होता है नींद। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस से दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। नेक्स्ट पार्ट है कविता से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। आंसर देखते हैं। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। आंसर देखते हैं। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। हम यहाँ निबंध लिखेंगे होली विषय पर। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है तथा होली के दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन बड़े छोटे, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। अंत में हम इन पंक्तियों से इस निबंध को समाप्त करेंगे। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भूलकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। आंसर है ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है
जैसे उसके अनुसार खान पान, उसके अनुसार पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अतः जैसी ऋतु होगी उपरोक्त बातें भी उसी के अनुसार होंगी। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन फर्स्ट है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। आंसर है, इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? आंसर देखते हैं। हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधों को जंगली जानवर और उन्हें बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, ऐसे ही अन्य कार्य का अनुमान लगाना है और उन्हें लिखकर देखना है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात। क्वेश्चन फर्स्ट है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीट हुए हैं यह वर्ड, हरे हरे पुष्प पुष्प। कविता के हरे हरे ये पाठ वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पाठ शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का ऑब्लिक मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। आइए आंसर देखते हैं। बातों बातों में जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। नेक्स्ट है रह रहकर, वाक्य में प्रयोग होगा कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। नेक्स्ट है लाल लाल, वाक्य में प्रयोग होगा लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। नेक्स्ट है सुबह सुबह, वाक्य में प्रयोग होगा दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है रातों रात, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे ईश्वर की कृपा से रमन रातों रात अमीर हो गया। और लास्ट है घड़ी घड़ी, जिसका वाक्य में प्रयोग होगा घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में
गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन सभी विशेषणों को आंसर से समझते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, जिसका एग्जाम्पल है अच्छा बंदर, सुंदर कार। तो यहाँ अच्छा और सुंदर गुण बता रहा है। सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 गज जमीन, 4 किलो गेहूं। तो 2 गज और 4 किलो उसका परिमाण बता रहा है। थर्ड है संख्यावाचक विशेषण, 4 संतरे, प्रथम स्थान। तो 4 और प्रथम यहाँ संख्या बता रहा है। एंड फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण, यह लाल फूल है, वह तेरी फ्रॉक है। तो यह लाल फूल है में यह सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही वह तेरी फ्रॉक है, इसमें वह सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हुआ है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियां भी मिल सकती हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये आपको खुद से करना है और अपनी कॉपी में होमवर्क करके टीचर को बताना है। तो ये था पूरा चैप्टर ध्वनि, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट समझा दिया है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।